अब तक इंडिया वर्सेस एनडीए के हम कह लें कि 2 मैच हुए हैं। अब कह रहे हैं ना सीरीज में पहला मैच होता है हार गए, दूसरा अब दोनों ही मैच हार गए। पहला मैच था कि आपने बिल नहीं पास होने देने थे, वो पास हो गए। दूसरा मैच था कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो मैच भी आप हार गए। तो जब आप दोनों ही मैच हार रहे हैं, मेरे को तो लगता है इनकी रणनीति बनाने वाला कौन है? आप ये देखिए किस तरह की रणनीति ये बना रहे हैं। जब आपको पता है कि हमने दोनों ही मैच हारने हैं, उस वक्त आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि एनडी वर्सेस इंडिया है, और अब जनता के बीच क्या परसेप्शन गई। वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। हाँ, उन्होंने पिछले पिछले कुछ सालों से अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है, चाहे वो अंबाला में किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के सफ़र कर लें, या कनाडा में किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के सफ़र कर लें, या जैसे आपने बताया कि सब्जी वाले के साथ खाना खाया, या जिस तरह से अब वो आम लोगों के बीच चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, पीएम मोदी का ये शुरू से अंदाज रहा है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि वो ये सब स्टेप्स पिछले कुछ सालों से आपको करते दिख रहे हैं। पीएम मोदी का शुरू से अंदाज रहा है, जब वो गुजरात के सीएम तब से उनका ये एक रहा। नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। कल भारत आजादी का महोत्सव मना रहा था, यानी कल आजादी का पर्व था। चारों तरफ तिरंगा झंडा लहरा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण था लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत ध्वज को फहराना। यह अपने आप में ऐतिहासिक था। ये ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल का आखिरी ध्वजारोहण था, बल्कि इसके साथ साथ ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खास इसलिए भी बन जाता है क्योंकि कल प्रधानमंत्री उस सूची में शामिल हो गए जिन प्रधानमंत्रियों ने 10 बार ध्वजारोहण किया है। तो अपने आप में कल कई मायनों में ये ध्वजारोहण खास था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण दिया तो उस भाषण में भी कई ऐसे मूवमेंट्स रहे जो उनके कार्यकाल के अंत में उस भाषण को खास बना देते हैं। और इस भाषण को, यानी इस भाषण में दी गई बातों को समझने के लिए भी सभी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे रही हैं। इसे समझने वाले भी अलग अलग हैं। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही कि मैं एक बार फिर से लाल किले से ध्वजारोहण करूंगा। अब क्योंकि मैंने कहा कि इसे समझने वाले अलग हैं, तो कांग्रेस का यह कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल लाल किले से नहीं, अब अपने घर से ही ध्वजारोहण कर पाएंगे। इससे पहले कि आगे की चर्चा को हम बढ़ाएं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे वो खास मोमेंट्स जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में रहे। 2014 में आपने एक मजबूत सरकार बनाई, और मैं कहता हूं 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की, तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई। और जब मोदी ने एक के बाद एक रिफॉर्म किए, तो मेरे ब्यूरोक्रेसी के लोग, मेरे लाखों हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कोने कोने में सरकार के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं, उन्होंने, ब्यूरोक्रेसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए, परफॉर्म करने की जिम्मेवारी बखूबी निभाई, और उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, और जनता जनार्दन जुड़ गई, तो वो ट्रांसफॉर्म होता भी नजर आ रहा है। और इसलिए रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करने वाले। मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लाल किले से आपकी मदद मांगने आया हूं। मैं लाल किले से आपके आशीर्वाद मांगने आया हूं, क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है, देश की आवश्यकताओं को जो मैंने परखा है, और अनुभव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंभीरतापूर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा। आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा
विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। हमें उस मजबूती को जितना ज्यादा खाद पानी दे सकते हैं, संस्थाओं के माध्यम से दे सकते हैं, नागरिक के नाते दे सकते हैं, परिवार के नाते दे सकते हैं, ये हमारा सामूहिक दायित्व होना चाहिए। और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं थी। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं, और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तिगत व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये चुनौतियां हमारे, ये ऐसी चीजें पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांक्षा है उसका दमन करती है। हमारे देश के कुछ लोगों के पास जो छोटा मोटा सामर्थ्य है उसका शोषण करती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे लोगों की आशा आकांक्षाओं को सवाल या निशान में गाड़ देती है। हमारे गरीब हो, हमारे दलित हो, हमारे पिछड़े हो, हमारे पसमानदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताएं बहनें हो, हमने सबने उनके हकों के लिए इन 3 बुराइयों से मुक्ति पानी है। बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना,
ये हमारी कार्यशैली रही है। और सोच से भी ज्यादा, संकल्प से भी ज्यादा हासिल कैसे करना, इस ऊर्जा के साथ हम काम करते हैं। हमने आजादी के अमृत महोत्सव में 75,000 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। उस समय हमने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का संकल्प किया था। करीब 50-55 हजार अमृत सरोवर की कल्पना की थी, लेकिन आज करीब 75,000 अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जल शक्ति की ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाना, जनधन बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना, सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा। और जब भारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके रहता है। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कहता है। 200 करोड़ वैक्सीनेशन का काम, दुनिया हमें जब पूछती है 200 करोड़ सुनती है, उनकी आंखें फट जाती है। इतना बड़ा काम ये मेरे देश के आंगनवाड़ी वर्कर, हमारी आशा वर्कर, हमारी हेल्थ वर्कर, उन्होंने करके दिखाया। यह मेरे देश का सामर्थ्य है। 5G को रोल आउट किया, दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने ट्रांसपोर्ट बना दिया है। रिन्यूएबल एनर्जी, हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21-22 में इसको पूरा कर दिया। हमने इथेनॉल में 20% ब्लेंडिंग की बात कही थी, वो भी हमने समय से 5 साल पहले पूरा कर दिया। हमने $500 बिलियन के एक्सपोर्ट की बात की थी, वो भी समय के पहले $500 बिलियन से ज्यादा कर दिया। हमने तय किया, जो हमारे देश में 25 साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसद बने, पार्लियामेंट का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसद के। ये मोदी है, समय के पहले नई संसद बना करके रख दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है। ये नया भारत है, ये आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न थकता है, ये भारत न हाँफता है और न ही ये भारत हारता है। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की कुछ खास झलकियां। और अब इस पूरे भाषण को, यानी इन खास झलकियों को डीकोड करने के लिए हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं। और सबसे पहले सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना। सर, जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण रहा, तमाम बड़ी बातें रही और कई खास मूवमेंट्स रहे, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप एक बार हमारी जनता के लिए उसे डीकोड कर दें। जी, डिकोड करने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि ये उनके कार्यकाल का, आपने ठीक कहा, ये आखिरी भाषण था। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं लाल किले से फिर झंडा फहराऊंगा, ये तो देखिए एक बात तय है कि पिछले 10 साल में देश का विकास तो हुआ है, भारत का नाम तो हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसलिए प्रधानमंत्री ने वहां से कहा भी, आप अगर डिकोड करें तो उनकी एक लाइन से डिकोड कर सकते हैं कि मैं आप लोगों से मदद मांगने आया हूँ। एक शब्द उन्होंने यूज किया हर बार, पिछले 9 साल से हम देख रहे हैं। वहां से वो कहते थे 130 करोड़ देशवासी, अब इन्होंने कहा 140 करोड़ परिवार वाले, तो सबको परिवार मान लिया। और पिछले 2 कार्यकाल को अगर हम देखें नरेंद्र मोदी के, तो वो शानदार रहा है, अच्छा रहा है, उसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री की वो उत्सुकता दिखी कि उन्हें तीसरा कार्यकाल मिले, क्योंकि पहले 2 कार्यकाल में उन्होंने वो काम किया है। पहले कार्यकाल में मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मान लीजिए आपको कोई एक जमीन का टुकड़ा ही दे दें गीता, कि आपको यहाँ पे एक बहुत ऊंचा टावर खड़ा करना है, बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा, तो जाहिर तौर पे आप वहां टावर नहीं बनाना शुरू कर देंगे। आप सबसे पहले उसकी नींव खोदेंगे, इतनी मजबूत नींव खोदेंगे, इतनी गहरी खोदेंगे और उसको मजबूत बनाएंगे ताकि जब बिल्डिंग खड़ी हो तो वो टिक सके। तो पहले कार्यकाल में एक्चुअली वही हुआ। पहले 5 साल में उन्होंने सब एकदम साफ सफाई करके नींव खोदी, उसको मजबूत नींव बनाया।
नींव बनाने के बाद अगले अगर 5 साल को हम डिकोड करें तो उस पे बिल्डिंग बनाने का कार्य रफ्तार से शुरू हुआ और अब वो तीसरा कार्यकाल मांग रहे हैं ताकि मैं इसको संपूर्ण कर सकूं। तो जाहिर सी बात है और इसमें सबसे डिकोड करने वाली बात यह है कि जहां विपक्ष 2024 की बात कर रहा है, इस वक्त आप देख लीजिए कि बीजेपी के एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर प्रधानमंत्री तक 2047 की बात कर रहे हैं। 2024 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। वो कह रहे हैं 2047 में जब देश अपनी स्वर्ण शताब्दी मना रहा होगा, तब हम ये करेंगे, तब हम वहां पे होंगे। तो 2047 की बातें हैं और बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री ने कल कही कि 1000 साल तक। अब देखिए, मैं वही फिर कह रहा हूं कि विपक्ष क्या बात कर रहा है 8 महीने आगे की, हम आएंगे जीतेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि हम जो कार्य कर जाएंगे वो 1000 साल तक दिशा देते रहेंगे। तो आप कोई मैचिंग मुझे अभी दिख नहीं रही है और डिकोड बड़े साफ तरीके से किया जा सकता है कि उनका ये भाषण, ये पहला ऐसा भाषण था जिसमें उन्होंने पिछले अपने 9 साल की सारी उपलब्धियां गिनाई। एक से लेके शुरू से 2014 से लेके अब तक की उन्होंने हर चीज जो है गिनाई है। तो डिकोड करने वाले समझ गए होंगे कि उनकी जो बातें हैं, जिस तरह से वो सबको अपना बना लेते हैं और इस बार वही हुआ, देशवासियों की जगह उन्होंने परिवार शब्द का यूज किया। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बताने के लिए, डिकोड करने के लिए काफ़ी है कि किस तरफ उनका इशारा था। सर, इसके साथ साथ कल जो सबसे खास एक हाईलाइट रहा जिसके बाद राजनीति भी शुरू हो गई वो था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं एक बार फिर से इसी लाल किले से ध्वजारोहण करूंगा। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि दरअसल ये घमंड है और अब पीएम अपने घर से ध्वजारोहण करने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने ये आपने जो बात बताई है मैंने भी सुनी है। कल पीएम ने उस प्राचीर से बोला, लाल किले की प्राचीर से, और उसके बाद मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात सुनी है। मैंने लालू प्रसाद यादव की भी बात सुनी है और लालू प्रसाद यादव की बॉडी लैंग्वेज भी मैंने देखी है कि जहाँ वो आँख तक नहीं मिला रहे थे रिपोर्टर से, गनमाई की तरफ मुँह तक नहीं कर रहे थे और बोल रहे थे हम आएँगे। फिर इसके बाद बोल रहे हैं हम ही वो नहीं आएँगे। मतलब वो पूरी तरह, जिस तरह से आपने देखा होगा पहले, वो लताड़ा करते थे। और मैं आपको गीता एक बात बताऊं, आपने बहुत अच्छी बात, ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया। अगर आप एक बार पीछे चले जाए ना तो मणिशंकर अय्यर को याद कर लें। अरे इसको तो हम चाय बिकवाएंगे, ये तो चाय बेचने के काबिल नहीं है, या तो मतलब कैसे शब्द यूज किए थे और वो बन गए प्रधानमंत्री। आप कांग्रेस के जितने पिछले नेताओं के भाषण देख लें, मौत का सौदागर कहा हो या चाय वाला कहा हो या चौकीदार चोर, कुछ भी कहा हो, वो उन पे बैकफायर हुआ है। तो कांग्रेस देखिए, बयान देने में कुछ नहीं जाता, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन बयान देने से पहले ये देखना चाहिए कि एनडीए और इंडिया की लड़ाई में अब तक जितने सर्वेज मैं रोज देखता हूँ सोशल मीडिया पे, उसमें कहीं ना कहीं एनडीए को एज अभी भी दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो अपने तौर पर बयान देंगे और उनका बयान देना बनता है, वो अपने फ्रंट को लीड कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने फ्रंट को लीड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जब आप कोई एक गाड़ी चलाते हैं, एक प्लेन चलाते हैं, कुछ भी चला लीजिए, एक पायलट होता है ना, वो कहता है हाँ मैं चलाऊंगा, प्रधानमंत्री ने बोला। पर अभी इंडिया गठबंधन में ऐसा बोलने वाला कोई नहीं है। सर, अभी जिस तरीके के रिएक्शन। लालू जी ने भी क्या कहा, हम आएंगे, हम आएंगे। अब कौन है वो हम? जनता कंफ्यूज्ड। भाई हम कौन है? वो ममता दीदी हैं, वो शरद पवार हैं, वो राहुल गांधी हैं, वो लालू प्रसाद यादव हैं, वो नीतीश कुमार हैं, ये कौन सा हम है? तो ज़ाहिर-सी बात है, अब बातों-बातों में सब चीज़ें समझ आ जाती हैं, बस समझने वाला चाहिए, वही हम डिकोड करने की कोशिश भी तो करें। जिस तरीके से अभी ये आपने कहा कि सभी की बॉडी लैंग्वेज की बात करें या हम आने की बात कहें, सर ये एक मजबूरी बन जाती है विपक्ष की कि किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया तो देनी है और अगर नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं कमजोर लगने लगेंगे एक मजबूत सत्ता पक्ष के सामने। देखिए, बिल्कुल अभी मैंने कहा ना 8 महीने बाकी हैं अभी और कितने अलग-अलग सुर दिखाई दिए हैं हमें पिछले कुछ दिनों में ही। अब क्योंकि वो जो एक गठबंधन ये बना था, इसमें मेन तो लोकसभा का जो ये सेशन था उसको लेके ही बना था, दिल्ली अध्यादेश बिल या और चीज़ों को लेके। अब वो कितने समय तक टिक पाएगा, कौन क्या करेगा, कौन किसके साथ जाएगा, अभी कुछ नहीं पता। अभी तो आप सिर्फ क्यास लगा सकते हैं कि हाँ, ये गठबंधन है। ये गठबंधन, इस गठबंधन की सार्थकता तब तय होगी जब एक टेबल पे बैठा जाएगा। पहले तो गाड़ी का एक ड्राइवर चुना जाएगा कि भैया इस इंडिया नाम की गाड़ी को चलाएगा कौन? अभी तो सभी बस के बाहर खड़े हैं, बस कह रहे हैं ये हमारी बस है, हमने इसमें चढ़ना है। अरे चढ़िए, सब सीटों पर बैठ जाइए, लेकिन तय कैसे होगा कि इसका ड्राइवर कौन होगा? सब ड्राइवर बनने का मन पाले हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इस गठबंधन की
जो वन सीट वन पॉलिसी है कि पूरे देश में हम जो भी जहां से लड़ेगा वहां से एक ही पार्टी का एक बंदा खड़ा होगा, वो कितनी सार्थक हो पाएगी। केरला में होती नहीं दिखती है, पंजाब में नहीं दिखती है, दिल्ली में नहीं दिखती है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपको नहीं होती दिखेगी। तो अभी तो बातें हैं, और बातें हैं, और बातों का क्या, वो तो आप भी जानते जी। सर, इसके साथ साथ जिस तरीके से अभी अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री का जो एक कॉन्फिडेंस कल देखने को मिला, जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आपको लगता है कि एक हलचल तो जरूर विपक्ष के कुनबे में देखने को मिली होगी, और खासकर जब कुनबों में भी कई छोटे छोटे कुनबे डिवाइडेड हैं? हैं। आपने सही कहा, कल एक तरीके से आप आगाज समझ लीजिए, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि अगली बार भी मैं आपके बीच आऊंगा और अपनी उपलब्धियां गिनाऊंगा और यहाँ से झंडा फहराऊंगा, तो एक तरीके से उन्होंने शुरुआत तो कर दी, शुरुआत तो हो गई, ये तो सच है। अब वो सरकार में है, वो बहुत सारी योजनाएं गिनाएंगे, चलाएंगे, बताएंगे। सच है, सरकार ने तो अपने काम ही दिखाए, विपक्ष क्या करेगा, ये एक बड़ी बात है, उलझन है। अभी आप तय नहीं कर पा रहे हो कि हमें कैसे चलना है, किसके साथ चलना है। मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत सारी उलझने हैं। आने वाले दिनों में अभी वो हम सुन रहे थे कि वो समन्वय कमेटियां बनेंगी, 10 कमेटियां बनेंगी इंडिया के बीच, जो इसको देखेगी उसको देखेगी, मतलब अभी कुछ तय ही नहीं है। आप देखिए ना, शिवसेना के 2 गुट हैं, एक गुट एनडीए में है, एक इंडिया में है। शरद पवार के 2 गुट, एक एनडीए में, एक इंडिया में है। बहुत सारी चीजें अभी ऐसे हैं गीता। और वो कॉन्फिडेंस इसलिए प्रधानमंत्री का है कि क्योंकि वो जो एक सुर से आवाज इंडिया में अभी तक वो नहीं सुनी है उस गठबंधन से, और वो अभी तक क्या होगा उसका, क्योंकि 8 महीने बच गए हैं। इस 8 महीने में या तो आपको एक साथ बैठ के फटाफट से पॉलिसी तैयार करनी है और चुनाव में जाना है, या आप एंड तक बैठ के ही करते रह जाएंगे। बड़ा चुनाव है, इसमें आपको 3-4 महीने, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले उम्मीदवार तय करके मैदान में उतार देने होते हैं, क्योंकि देश का चुनाव है। कैसे ये करेंगे, कैसे वो सारी चीजें दूर होंगी, आपने सही कहा, इसीलिए पीएम कॉन्फिडेंस दिख रहे थे उनमें। फिर सिर्फ पीएम की बात ना की जाए, अगर हम बात करें गृह मंत्री अमित शाह की या फिर सांसद सुधांशु त्रिवेदी की, सभी की तरफ से कॉन्फिडेंस शो किया गया है। जिस तरीके से सदन की ही बात कर ले तो सदन में भी उनके बयान में स्पष्ट हुआ है कि गठबंधन पर वो किस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं। सुधांशु कहते हैं कि अब तो अंग्रेजी में नाम इंडिया रख लिया गया है, अगर फुल फॉर्म पूछी जाए तो इंडिया की फुल फॉर्म बताने में भी शायद ज्यादातर विपक्षी नेता फेल हो जाएंगे। इसके साथ साथ अमित शाह कहते हैं कि अब तो सारे ही बिल जिसके लिए ये गठबंधन बना था वो पास हो गए हैं और दोनों ही सदनों से हो गए हैं, तो ये गठबंधन ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपको लगता है कि एनडीए का ये एटीट्यूड गठबंधन इंडिया के लिए बिल्कुल ठीक है? अब बिल्कुल ठीक कहा आपने, उन्होंने सही कहा, मैंने भी आपको यही कहा कि जिस चीज के लिए ये गठबंधन बना था, वो सेशन में जो बिल गिराने थे वो तो नहीं हो पाए, वो तो पास हो गए। तो मतलब कि आपने अब तक इंडिया वर्सेस एनडीए के हम कह लें कि 2 मैच हुए हैं। अब कह रहे हैं ना, सीरीज में पहला मैच होता है, हार गए, दूसरे, अब दोनों ही मैच हार गए। पहला मैच था कि आपने बिल नहीं पास होने देने थे, वो पास हो गए। दूसरा मैच था कि आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए, वो मैच भी आप हार गए। तो जब आप दोनों ही मैच हार रहे हैं, मेरे को तो लगता है इनकी रणनीति बनाने वाला कौन है। आप ये देखिए किस तरह की रणनीति ये बना रहे हैं, जब आपको पता है कि हमने दोनों ही मैच हारने हैं, उस वक्त आप अनाउंसमेंट कर रहे हो कि एनडी वर्सेस इंडिया है। और अब जनता के बीच क्या परसेप्शन गई, जनता के बीच क्या संदेश गया है, ये तो पहले ही 2 मैच हार गए हैं, बाद में देश का सबसे बड़ा फाइनल जब होगा तब वो कैसे जीतेंगे। तो ये बहुत बड़ी सोच का विषय है। और कल की अगर हम जब बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के भाषण की बात कर रहे हैं, उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि उन्होंने अपने काम गिनाए, सब काम गिनाए उन्होंने। चाहे वहां से विश्वकर्मा योजना जो शुरू करने जा रहे हैं उसका काम गिनाया। अब देखिए देश की इकोनॉमी इस वक्त 5वें नंबर पे है, गीता, बहुत बड़ी बात है। और ये माना जा रहा है कि अगले कुछ सालों में हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे, 2047 की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण की बातों को डिकोड करते जाएंगे, तो आप उसमें ये देखेंगे कि उन्होंने एक एक कार्य को गिनाया है। उन्होंने बार बार एक चीज पे फोकस किया है। क्या फोकस किया उन्होंने, कि आपने मजबूत सरकार दी, आपने पूरा नंबर दिया। जब आप पूरा नंबर देते हैं तो आप काम करने में सक्षम किसी को कर देते हैं। जब सरकार के पास बहुमत था तो उसे बिल पास कराने के लिए, कोई योजना बनाने के लिए, 370 हटाने के लिए, राम मंदिर बनाने के लिए और सारी चीजें करने के लिए किसी की ओर देखना नहीं था। हालांकि राम मंदिर का फैसला कोर्ट के जरिए हुआ है, लेकिन इनिशिएटिव लिया, चीजें आगे बढ़ी, तो हुआ। तो इसी तरीके से उनका जो एक मजबूर, मैं ये भी समझ रहा हूँ प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया कि भाई आपको, जब आप कहीं गलती ना कर बैठे कि आप संपूर्ण नंबर ना दें, हमें सीटें बाई चांस घट जाए एनडीए की, कम आए,
तो उसमें भी फिर प्रॉब्लम है क्योंकि गठबंधन की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि 30 साल गठबंधन की सरकारें रहीं, आपने देखा क्या-क्या हुआ। कोई कहता है कि ये मेरा वोट बैंक है, ऐसे नहीं चलेगा, मेरा वोट बैंक है, ऐसे नहीं चलेगा, एक वोट से तो यहाँ पे सरकार गिर जाती है, आपको अटल जी का टाइम याद होगा। तो प्रधानमंत्री ने वो जो बार-बार कहा कि एक पूर्ण गठ जो सरकार है ना, पूर्ण नंबर वाली सरकार, 272 को आंकड़े के पार करने वाली सरकार, वो सरकार जब देश में होती है तो सिर्फ देश में नहीं, विदेशों में भी आपका नाम होता है, वहाँ भी आप अच्छे से काम कर पाते हैं और देश में भी आप अच्छी चीज़ें लागू कर पाते हैं। तो ये उनके भाषण का एक और बड़ा जो हम डिकोड कर रहे हैं बात, वो रहा। जी। सर, इसके साथ-साथ कल प्रधानमंत्री के कॉन्फिडेंस के साथ-साथ जिस तरीके से अलग-अलग लगभग अपने 9 साल का जो उनका इससे पहले के भाषण रहे, उसकी भी कुछ हाइलाइट्स उन्होंने दी थी, जिसमें उन्होंने बात की और जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने अगले कई वर्षों की बात प्लान की है। इस बात की बात की है कि अगर आप पूर्ण बहुमत से लाएँगे, तो हमारे लिए फैसले लेना आसान होगा। क्या एक तरीके से जनता को भी तैयार करने की कोशिश की जा रही है कि ये हम कर चुके हैं, आगे ये होने वाला है और इस तरीके से होगा? बिल्कुल, उन्होंने ये बात भी बोली कि देखिए ये मेरे ही भाग्य में है कि मैं जिन योजनाओं को हम जिस योजना को शुरू करते हैं उसका उद्घाटन करते हैं, उन्होंने ऐसा कहा। हम पहले की सरकारों की तरह नहीं है, जो प्रधानमंत्री के शब्द थे कि किसी योजना को शुरू कर दिया और फिर बाद में उद्घाटन कोई आके कर रहा है, पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है। उन्होंने अपना नाम लेके कहा कि ये मोदी का सौभाग्य है कि बहुत सारी सरकारें आईं, वो नए संसद भवन के बारे में सोचते रहीं, बना नहीं पाईं। हमने सोचा भी, उद्घाटन भी किया और फिर बना के दिखा के उसमें सेशन भी बना कर लिया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब भी जो योजनाएँ हम शुरू कर रहे हैं उसमें कोई ऐसा शक नहीं है कि हम ही उसको कंप्लीट करने वाले हैं। अगले साल मैं आपको अपनी उपलब्धियाँ भी गिनाऊँगा। उन्होंने अपनी पहले वाली उपलब्धियाँ भी गिनाई। तो निश्चित तौर पे उन्होंने एक संदेश ये दिया है वहाँ से कि हमने जो काम सोचा, जो कहा, अब वो 370 हो, अब वो और कोई जो उन्होंने योजनाएँ आज तक जितनी बोली हैं, आयुष्मान भारत हो या अब जो ये विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रही है, उन्होंने कहा जो हमने किया, उन्होंने आंकड़े गिनाए कि पहले सरकारों को केंद्र से इतना पैसा जाता था, 30,000 करोड़ के कितना, अब 16 करोड़ के करीब जाता है। मुद्रा योजना से युवाओं को इतना पैसा बाँटा जाता था, अब इतना बाँटा जाता है। कोरोना काल में उन्होंने बताया कि कैसे एमएसएमई के ज़रिए हज़ारों रोज़गारों को बंद होने से बचा लिया गया। तो उन्होंने आंकड़ों के साथ, एक तो होता है कि आप खड़े हैं और आप कुछ भी बोल दें, जनता तो सुनेगी। एक होता है कि आपके पास आंकड़े होते हैं। तो उन्होंने एक तरीके से 9 साल के अपने किए गए कार्यों को आंकड़ों के साथ, फैक्ट्स के साथ, एक बात तो गीता है कि आपको जब फैक्ट्स के साथ कुछ पता लगता है ना, तो वो इम्पोर्टेंट होता है। परिवारवाद पे भी उन्होंने चोट की और उनकी एक बात थी जो पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि मैं काम करूँगा, बैठूँगा नहीं और देश को आगे लेके जाऊँगा। वो उनकी पूरी बातचीत से झलक रहा था। अब एग्ज़ाम्पल है गीता, आप ऑफ़िस में बैठे हो, स्टाफ़ बैठा है, मैं आऊँ, मैं अपने केबिन में बैठ जाऊँ और आपको भी एन्जॉय करने दूँ और खुद भी अपना लैपटॉप पे लगे रहूँ, तो कहाँ जाएगा चैनल? कैसे ग्रो करेगा? होना तो ये चाहिए कि मैं भी ना बैठूँ केबिन में, मैं भी काम करूँ और आपको भी वहाँ आके बैठने ना दूँ और काम करवाऊँ। ऐसे चैनल चलता है, ये छोटे से चैनल की बात है, देश भी ऐसे ही चलता है। तो उनकी वो उन बातों से सारी चीज़ें थी वो झलक रही थी और कॉन्फिडेंस भी था, चेहरे पे वो उनके तेज भी था, वो चीज़ें जो बता रहे थे, वो 2024 का ना ज़िक्र करके 2024 का बहुत कम ज़िक्र किया है उन्होंने। उन्होंने 2047 का ज़िक्र किया है। उन्होंने 1000 साल आगे की बात की है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं और ये कल के भाषण से हमें ये सब चीज़ें समझ आती हैं। जी, सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओवरऑल हम बात करें तो अपने भाषण को लेकर, अपने तरीके को लेकर एक अलग पहचान रखते हैं, उनका एक अलग अंदाज है। जब भी कोई भाषण, खासकर कोई महत्वपूर्ण भाषण देते हैं, तो उसमें एक बात लाज़मी है कि इशारों ही इशारों में बहुत गहरी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह जाते हैं और मुझे लगता है कि इस बार के भाषण को अगर हम ओवरऑल डिकोड करना चाहें, तो यही कुछ निकल कर आएगा। बिल्कुल यही कुछ निकल के आएगा और उन्होंने 3 जो शब्दों का ज़िक्र किया, रिफ़ॉर्म, परफ़ॉर्म एंड ट्रांसफ़ॉर्म, कि पहला जो कार्यकाल था वो रिफ़ॉर्म का था, दूसरा परफ़ॉर्म का है और फिर अब जो कार्यकाल जो वो कह रहे हैं कि जनता से माँग रहे हैं अगर उन्हें मिल जाए तो वो ट्रांसफ़ॉर्म का होगा। जैसे कि मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि नींव खुदी और बिल्डिंग बननी शुरू हुई और उस बिल्डिंग का कंप्लीशन होना है। तो ये बात तो है कि दूसरे कार्यकाल में उनके देखा जाए तो कोरोना जैसा एक बड़ा दैत्य आया, जिसने 1-2 साल तो वैसे ही खा लिए। फिर उसके रूस-यूक्रेन युद्ध आ गया।
उसने इतनी विश्व लेवल पे हलचल मचा दी, सबको लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन उस सब के बीच भी भारत जिस तरह से एक विश्व लीडर बन के उभर रहा है, फ्रांस हो, अमेरिका हो, चाइना की तो हालत खराब है। चाइना की तो हालत खराब करके रखी हुई है भारत ने, पिछले 2 साल से टकराव चल रहा है और भारत जिस तरह से परफ़ॉर्म कर रहा है, जिस तरह से एमएनसी कंपनियाँ यहाँ आना चाहती हैं, जिस तरह से भारत अपना रोल प्ले कर रहा है, चाइना देखिए कितना टेंशन में है। और आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हालत क्यों नहीं देखते हैं? वो भी तो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, कि नहीं हुआ था? 1947 में ही आज़ाद हुआ है वो। उनकी हालत आप देख लीजिए, कहाँ आटा दाल भाव का जा रहा है, क्या हो रहा है उनके देश में, राजनीतिक अस्थिरता है, सब कुछ है। और आप हमारे देश को देख लीजिए। और उसके बाद जो उन्होंने बातें कही, जिसका ज़िक्र मैं आपसे कर रहा हूँ, कि उन्होंने अपनी तमाम बातें जो हैं, वो बड़ी स्पष्टता से रखी हैं, बड़ी स्पष्टता से बताने की कोशिश की है। और जैसे मैं आपको ज़िक्र कर रहा था कि कोरोना जैसा समय आया और रशिया यूक्रेन जैसा जो समय आया, युद्ध का समय आया, इसमें भारत ने कितनी स्मार्ट गेम चली। उन्होंने रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया और इतने सस्ते दामों पे लिया और अपनी करेंसी में पेमेंट करके लिया और उसके बाद उसको रिफाइन करके दूसरे देशों को महंगे दामों पे बेचा। ऐसा समय जब सब सोच रहे होंगे कि युद्ध लग गया, पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे समय में जब यूएस से लेकर फ्रांस से लेकर जर्मनी तक सब हाहाकार कर रहे थे, ऐसे में भारत कंफर्टेबली ग्रो भी कर रहा था। आप ग्रोथ देख लीजिए, सबसे ज्यादा है भारत, ग्रो भी कर रहा था, आगे भी बढ़ रहा था। और सभी चीज़ों को देखिए, महँगाई थोड़ी बहुत तो होगी, जब वर्ल्ड लेवल पे चीज़ें हिलती हैं, तो आप एक महँगाई का इंडेक्स उठा के बाकी सारी कंट्रीज़ में भी प्राइसेज़ देख लीजिए आप, हमारे से कहीं ज़्यादा ही होंगे उनके। लेकिन इस बीच फिर भी सारी चीज़ों को कंट्रोल करके रखना, ये एक बड़ी बात होती है। जी। जी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही आपने कहा कि भारत जिस तरीके से ग्रो कर रहा था, कोई परेशानी भारत को नहीं आई थी। सर अगर इस वक्त जैसा कि मैंने कहा कि एक अलग अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और उनसे अगर कोई कंपटीशन में है तो उसे बिल्कुल वैसा ही या उससे बेहतर रणनीति की जरूरत पड़ेगी। तो इस वक्त राहुल गांधी की अगर बात करें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच चले जाते हैं, एनसीसी कैडेट से कल जो है मिलने चले गए, तो इसी तरीके से अब राहुल गांधी भी कुछ ऐसे ही स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा की बात करें, उस दौरान उनका अलग अंदाज देखने को मिला था और अब बताया जा रहा है कि एक सब्जी वाले हैं जिनका नाम रामचंद्र बताया जा रहा है, जिनसे वो जिनके साथ बैठे हैं, खाना खाया है। और हालांकि इससे पहले भी कई ऐसे इंसिडेंट्स रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि वो जो सख्त कंपटीशन है वो बनने की तैयारी राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, कंपटीशन कितना होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, वो अपनी पार्टी के बड़े नेता हैं। हाँ, उन्होंने पिछले पिछले कुछ सालों से अपने आप को जिस तरह से ट्रांसफ़ॉर्म किया है, चाहे वो अम्बाला में किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के सफ़र कर लें या कनाडा में किसी ट्रक ड्राइवर के साथ बैठ के सफ़र कर लें, या जैसे आपने बताया कि सब्ज़ी वाले के साथ खाना खाया, या जिस तरह से अब वो आम लोगों के बीच चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, पीएम मोदी का ये शुरू से अंदाज़ रहा है। मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि वो ये सब स्टेप्स पिछले कुछ सालों से आपको करते दिख रहे हैं, पीएम मोदी का शुरू से अंदाज़ रहा है। जब वो गुजरात के सीएम तब से उनका ये एक रहा। और जनता बहुत इंटेलिजेंट है, वो सारी चीज़ों को देखती है, भाँपती है, सोचती है। और मुझे लगता है कोई भी जन नेता हो, वो किसी भी पार्टी का हो, उसे जनता के बीच जाना ही चाहिए, जनता के बीच होना ही चाहिए। क्योंकि आप जब जनता के बीच होते हैं, तभी आप जनता की नब्ज़ भी पकड़ पाते हैं, तभी आप जनता की बात भी समझ पाते हैं और जनता को अपनी बात भी बता पाते हैं। आपने ठीक कहा, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, उसके बाद वो हिमाचल जीते, कर्नाटक जीते, नो डाउट उनकी पार्टी में बूस्ट हुआ है। अब भारत जोड़ो यात्रा मैंने सुना है कि सेकंड पार्ट भी शुरू होने वाला है, जो राजस्थान पर केंद्रित रहेगा, हो सकता है मध्य प्रदेश पे केंद्रित रहे। तो निश्चित तौर पे वो एक बड़े राजनीतिक पार्टी के नेता हैं वो भी, उनको पूरे राइट्स हैं, अधिकार है करने के लिए ये सब चीज़ें। और अब देखते हैं ये भारत जोड़ो यात्रा जो 2 हो रही है वो किस तरह से कांग्रेस को मजबूती देती है, किस तरह से दिशा देती है। क्योंकि जो बड़ा चुनाव होने जा रहा है 2024 का, उससे पहले ये जो छोटे-छोटे चुनाव भी होने हैं जिसे हम सेमीफाइनल के तौर पे देख रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है गीता। वहाँ से जो मैसेज जाएगा, वो एक इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बीजेपी पूरी कमर कसे हुए है, कांग्रेस पूरे कमर कसे हुए है। अब देखना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, मुझे लगता है ये इंडिया, एनडीए दोनों के लिए एक ऐसा समय है कि जब वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपने एक्सपेरिमेंट करना ही है ना, तो आप एक्सपेरिमेंट मध्य प्रदेश, राजस्थान में कर लीजिए इंडिया वर्सेस एनडीए का। क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही जगह आम आदमी पार्टी थोड़ा बहुत वहाँ पे असर रखती है और छोटी-मोटी और भी कुछ पार्टियाँ होंगी।
जो अपना कहीं ना किसी जिले में या किसी स्तर पर असर रखती होंगी, तो क्यों ना अभी वो वहां पे चुनाव लड़, एनडीए वर्सेस इंडिया मुझे लगता है अभी हो जाना चाहिए, लेकिन मुश्किल लगता है अभी हाल की घड़ी में कि ये हो पाएगा। और मुझे लगता है दोनों ही स्टेट्स में जो लड़ाई है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच की रहने वाली है, और देखते हैं कि अभी किस नेता का कौन सा दाव कैसे काम करता है। ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना, पत्रकार के नाते हमें भी बड़े इस चीज का इंतजार है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। बहुत ज्यादा इंतजार है ये देखने का कि जहां से शुरुआत होगी वहां पर कैसा असर देखने को मिलेगा। और जी। अगर पूरे पीएम के भाषण या फिर भाषण से निकली हम जितनी भी बातें हैं उसे अंत में कंक्लूड करना चाहें तो क्या आप इस पूरे मुद्दे पर कहना चाहेंगे सर? मैं फिर वही कहूंगा जो मैंने सबसे पहले शुरू में कहा था कि अगर आप पूरे भाषण को कंक्लूड कर लें तो ऐसा लग रहा है जैसे गीता और रोहित दो क्लास के एक एक क्लास में पढ़ते हैं, और गीता के बता रही है देखो मैंने तो ये ना फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ा है, और रोहित कह रहा है देखो मैंने तो ये 12th चैप्टर जो है वो कर लिया है और 13 चैप्टर में ये है। अब आप समझ लीजिए दोनों का कहाँ जा रहा है सिस्टम। जहां पर पूरा विपक्ष और बाकी पार्टियां 2024 की बात कर रही हैं, वहीं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी और उनका गठबंधन 2047 की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री लाल किले से 1000 साल आगे की बात कर रहे हैं। तो आप यहीं से कंक्लूजन निकल जाता है एक लाइन से सिर्फ, जो मैंने आपको दो स्टूडेंट्स के रूप में भी बताया और मैं इस रूप में भी बता रहा हूँ कि जहां पर विपक्ष 2024 पे केंद्रित है, वहीं पे पूरा जो बीजेपी या एनडीए हम कह सकते हैं 2047 पे केंद्रित है। तो बहुत अंतर है सोच में, और जनता इसको कैसे देखती है, कैसे परखती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही सर, यानी ये कहा जा सकता है कि कोई अपना अगला कदम देख रहा है और किसी ने अगले 10 कदमों को जी, भांप लिया है। अब देखना यह है कि जिसने 10 कदमों को भांपा है वो आगे जाएगा या फिर अगला कदम देखने वाला आगे पहुंचेगा। और बहुत बिल्कुल सही बहुत कहा। बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे भाषण को डिकोड किया। और अब जनता से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का कल कॉन्फिडेंस देखने को मिला है, अगर कॉन्फिडेंस के साथ बात करूं तो इस कॉन्फिडेंस ने कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में हलचल तो जरूर पैदा की होगी। अब अगला कदम या फिर अगले 10 कदम भांपने वाला आगे जाएगा, ये देखने लायक होगा। और आपके साथ इन पूरे कदमों पर हम भी बराबर नजर बनाए रखेंगे। आप यूं ही नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े रहिएगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।